अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एशिया का मशहूर व मारूफ़ दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया में किस कदर खिदमात अंजाम दिए हैं और दारुल उलूम देवबंद का चर्चा, इसका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। माशाअल्लाह, दारुल उलूम देवबंद के फ़ज़ला, यहाँ से फ़ारिग़ीन मुंतसिबीन दुनिया के कोने कोने में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, जहाँ कहीं भी मुसलमान होंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद से निस्बत रखने वाले उलमा, हुफ़ाज़, क़ुरा ज़रूर आपको मिलेंगे दीनी खिदमत अंजाम देते हुए। इसी तरीके से जब भी एशिया में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश में मदारिस की तारीख़ बयान की जाएगी, दारुल उलूम देवबंद का नाम सर फ़हरिस्त होगा। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद को उम्मुल मदारिस के लक़ब से भी याद किया जाता है। चुनांचे एक हिंदी यूट्यूब चैनल है द लल्लन टॉप के नाम पर, रोज़ाना तारीख़ के उन्वान से वीडियोज़ अपलोड होते हैं। 2-3 दिन पहले मदारिस के उन्वान से एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो में सुफ़ा से लेकर के दारुल उलूम देवबंद तक की तारीख़ बयान की गई है। हिंदुस्तान में मदारिस की क्या तारीख़ रही है, पहले क्या तारीख़ थी, फिर कैसे इसमें ज़वाल आया, कैसे उरूज आया, वो तमाम बातें बयान की गई हैं। उसमें आप देखें कि रिपोर्टर ने दारुल उलूम देवबंद के मुतालिक कैसी रिपोर्टिंग की है, कैसी बात कही है। इन बातों को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और ये कहने पर फ़ख्र महसूस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज़ दारुल उलूम देवबंद है। हम दारुल उलूम देवबंद से प्यार करने वाले, दारुल उलूम देवबंद से निस्बत रखने वाले हैं। जो लोग आए दिन दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं, दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी करते हैं, आवाम को वर्गलाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आंखें फाड़ करके इस वीडियो को देखें। ये कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम है, रिपोर्टर भी और चैनल भी। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के मुतालिक क्या तासुरात हैं, क्या तहक़ीक़ है, क्या रिसर्च है, आप ख़ुद सुन लीजिए। और वीडियो पसंद आने पर खूब लाइक करने के साथ खूब शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छा सच्चा पैगाम हर मुसलमान के घर तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 622 ईसा पूर्व रेगिस्तान में एक मस्जिद की नींव रखी गई, जो मजहब के साथ तालीम का पहला मीनार बनी। तालीम देने वाले खुद पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने दुनिया भर को इस्लाम का इल्म दिया। ये इल्म दिल्ली की तख्त पर बैठी सल्तनतों तक पहुंचा। कैसे, इसकी भी कहानी है, बनने से लेकर ध्वस्त होने और दोबारा खुद को स्थापित करने तक की। कहानी में 1857 का गदर भी शामिल है, देवबंद और अलीगढ़ के नाम भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी भारत के मदरसों की। 622 ईसा पूर्व जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में मस्जिद ए नबवी की नींव रखी। मस्जिद के सामने एक छत थी जिसे सुफ़ा कहा जाता था। यहीं पर पैगंबर साहब ने 60 से 70 छात्रों को तालीम दी, जिसे हासिल करने के बाद इन तालिबों यानी छात्रों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया, ताकि वे इस्लाम और पैगंबर साहब के संदेश का प्रचार कर सकें। ये इल्म ही आगे चलकर इस्लामी शिक्षा के शुरुआती अध्यायों का गवाह बनी। कैसे? मोहम्मदुल्लाह खलीली कासमी की किताब मदरसा एजुकेशन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में लिखा है कि मस्जिद को मजहब के साथ तालीम का सेंटर बनाने का श्रेय पैगंबर साहब को ही जाता है। लंबे समय तक मस्जिदों में पढ़ाई भी होती रही, जब तक कि 4वीं शताब्दी के बाद मदरसों की स्थापना नहीं हुई। समय बीतने के साथ पैगंबर साहब की इस नीति को फॉलो किया जाने लगा, यानी मस्जिदों के अंदर या उनके आसपास छात्रों का एक ऐसा गुट जरूर होता रहा है जो वहां तालीम हासिल करने आते थे। सटीक तौर पर ये बता पाना पहला मदरसा कब बना और कहाँ बनाया गया मुश्किल है। हालांकि किताब में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहला मदरसा ईरान के निशापुर में बनवाया गया था। ये किताब का दावा है। सऊदी में मदीना से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में 7वीं हिजरी सदी में मुसलमान दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए। मलमुक सुल्तानों से लेकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के काल में दिल्ली और दूसरी जगहों पर कई मस्जिद और मदरसों ने आकार लिया। तुगलक शासनकाल के मदरसों के बारे में एक रिपोर्ट है कि उस दौर में अकेले दिल्ली में
लगभग 1000 मदरसे थे। यहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों का वेतन शाही खजाने से जाता था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल के दौरान दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर मदरसा बनवाया था। आज उसी मदरसे के अंदर खिलजी की कब्र भी है। इतिहासकार राणा सफ़ी बताती हैं कि सूफीवाद के 6 पीरों में से एक सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने इसी मदरसे से पढ़ाई की थी। मोहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने तो लड़कियों के लिए अलग मदरसे भी बनवाए। इसका जिक्र इब्न बतूता की किताब रिहला में मिलता है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण भारत के हनूर, जो अब महाराष्ट्र राज्य में एक तहसील है, उसमें 13 मदरसे थे जो केवल लड़कियों के लिए बनाए गए थे। इन्हें यहाँ कुरान पढ़ाया जाता था। दिल्ली के उत्तर पूरब में भी मदरसे तामीर किए जा रहे थे। मुगल बादशाह शाहजहां बड़े गर्व से कहते थे, पूरब शिराज ए मस्त। शिराज यानी ईरान का वो शहर जो अपनी शिक्षा संस्कृति के लिए जाना जाता था। ये वो समय था जब पूरब में अवध और इलाहाबाद का उदय हो रहा था। जौनपुर के सुल्तानों को शाह ए शर्क, पूरब के राजा के नाम से जाना जाता था। शिक्षा और कला के मुरीद इन सुल्तानों ने दुनिया के कई हिस्सों से उलेमाओं की मेजबानी की। अटाला मस्जिद के अंदर एक सीध में 4 बरामदे नुमा कमरे कभी यहाँ मदरसे के वजूद की याद दिलाते हैं। मुगलों को हराकर दिल्ली का तख्त हासिल करने वाले शेर शाह सूरी ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गोमती के किनारे तहजीब के नगमे हर गली में गूंज रहे थे। लखनऊ शहर में पिरोई गई इस्लामी रवायत आज भी यहाँ की इमारतों में झलकती है। यहाँ के ऐतिहासिक मदरसों में एक मदरसा है फिरंगी महल। इसे फिरंगी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कभी यहाँ यूरोपीय रहते थे। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इमारत को मदरसे में तब्दील करा दिया। दर्स ए निज़ामी सिलेबस जो अभी भी दक्षिण एशिया के कई मदरसों में इस्तेमाल होता है, वो इसी मदरसे के स्कॉलर मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहलवी की देन है। इस मदरसे के स्कॉलर्स की भूमिका खिलाफत आंदोलन में बड़ी अहम मानी जाती है। फिर आता है साल 1857, मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर, जब एक इतिहास खत्म होकर दूसरा शुरू हो रहा था। गदर के बाद ब्रिटिश हुकूमत दिल्ली में तांडव मचा रही थी, क्योंकि इस बगावत में हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल हुए। ऐसे में अंग्रेजों की गोलियों ने कोई धर्म नहीं देखा। उनके निशाने पर उलेमा भी थे। ब्रिटिश डिक्शनरी में मौलवी मतलब विद्रोह था। इस गदर में शहीद हुए 2 लाख लोगों में से 51,200 से ज्यादा केवल उलेमा थे। एडवर्ड टाइम्स अखबार के मुताबिक अकेले दिल्ली में 500 उलेमाओं को फांसी पर लटका दिया गया। कुछ कारावास भुगत रहे थे और कुछ छिप कर रहने को मजबूर थे। अंग्रेजों ने मदरसों को गिराना शुरू कर दिया। इतिहासकार राणा सफ़ी बताती हैं कि जामा मस्जिद के अगल बगल 2 इमारतें थीं। दक्षिणी गेट पर दारुल बका मदरसा और दारुल शिफा अस्पताल, दोनों को ही ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज, जिसने शमशुल उलमा डिप्टी नाजिर मौलिन जकाउल्लाह, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और यहाँ तक कि AMU बनाने वाले सर सैयद और मौलाना नानोतवी जैसे स्कॉलर्स दिए, उसे भी बंद कर दिया गया। आलम ऐसा हो गया कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के काल में 1000 मदरसे वाली दिल्ली में एक भी मदरसा नहीं बचा। 1857 विद्रोह के बाद इस्लामिक शिक्षा की हालत लचर हो चुकी थी। एक तरफ ईसाई मिशनरी के शुद्धि संगठन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं उर्दू, जो उस समय की ऑफिशियल भाषा थी, उसकी जगह अंग्रेजी ने ले ली। अस्तित्व को बचाने के लिए कई उलेमा भविष्य की नीतियां बनाने लगे। उन्हें अंदाजा था कि बिना एकता के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लामिक तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि खत्म होने से बचाने के लिए, डोनेशन का रास्ता अपनाया गया। यानी कि मदरसों को चलाने के लिए आम लोगों से आर्थिक मदद ली जाने लगी। इस उथल पुथल के बाद जो पहला मदरसा अस्तित्व में आया वो मदरसा ए इस्लामी देवबंद था, जिसे बाद में दार उल उलूम देवबंद कहा गया, और दूसरा मदरसत उल उलूम, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ये 2 मदरसे इस्लामिक शिक्षा के इतिहास में आंदोलन के तौर पर देखे जाते हैं, जिसका जिक्र मोहम्मद कासिम नानोतवी और सैयद अहमद खान के बिना अधूरा है। इस्लामिक एजुकेशन में रिफॉर्म की ये कहानी कुछ ऐसी है कि उस दौर में अंग्रेज़ों के समय में इंग्लिश स्कूल्स भी बनाए जा रहे थे, जिनकी टीचिंग मदरसों से अलग थी, साथ ही में मॉडर्न भी। मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने अब 2 सवाल थे, धार्मिक विरासत को संभाला जाए या ब्रिटिश शिक्षा को अपनाया जाए। मौलाना नानोतवी इस्लाम को मजबूत करने के लिए आम मुसलमानों के फंड पर चलाए जाने वाले मदरसों की वकालत कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न टीचिंग को नकारा नहीं जा सकता था। किस टीचिंग पैटर्न को अपनाया जाए ये चुनौती बन गई। मसलन इसके लिए 3 टीचिंग पैटर्न निकाले गए। पहला, मॉडर्न साइंस और इस्लाम को एक साथ पढ़ाया जाए। दूसरा, पहले मॉडर्न साइंस, फिर आर्ट और फिर इस्लामी शिक्षा।
या फिर पहले इस्लामी शिक्षा थोड़े समय पढ़ाई जाए और फिर मॉडर्न साइंस पढ़ाया जाए। दारुल उलूम देवबंद मदरसा के 3 संस्थापकों में से एक मौलाना नौनतवी ने तीसरे पैटर्न को सपोर्ट किया। पहले पैटर्न को लेकर उनका तर्क था कि दोनों चीजों को एक साथ ले चलने से छात्र दोनों ही सब्जेक्ट में एवरेज रह जाएंगे। दूसरे पैटर्न को लेकर उनका मानना था कि मॉडर्न साइंस को तरजीह देने से छात्रों का इस्लामी शिक्षा में विश्वास कम हो जाएगा, फिर वो धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों में लौटें, ये मुश्किल है। मौलाना नानतवी कुल मिलाकर ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ तो थे, लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स को इंग्लिश कॉलेज में एडमिशन लेने से रोकते भी नहीं थे, बशर्ते कि छात्र पहले दारुल उलूम देवबंद सिलेबस पूरा कर लें। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए मौलाना नानतवी ने 1985 हिजरी में दारुल उलूम का एकेडमिक ईयर 10 साल से घटाकर 6 साल कर दिया। यानी कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट 7 साल की उम्र में सीखना शुरू करता है तो वो 15 साल की उम्र तक आलिम हो सकता है। उसके बाद सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शामिल होकर अपनी उम्र के 22-23 साल तक ग्रेजुएट हो सकता है। बहरहाल उनका ये पैटर्न पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में भी नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसका जिक्र मदरसा एजुकेशन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नाम की किताब में मिलता है। मौलाना मंजर हसन गिलानी के मुताबिक इस विचार के केवल 7 साल बाद यानी 1881 में मौलाना नानतवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये सुधार काफी हद तक अधूरा ही रह गया। दारुल उलूम देवबंद मदरसा को लेकर कई अलग अलग राय भी सामने आते हैं। मौलाना महमूद हसन, जिन्हें केंद्रीय खिलाफत समिति से शेख अल हिंद यानी भारत के शेख का खिताब मिला था, जब दारुल उलूम को कोई केवल मदरसा कह देता तब वो अक्सर नाराज हो जाते। एक बार उन्होंने कह भी दिया कि क्या मौलाना यानी नानतवी ने इस मदरसे को सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए बनाया था? ये मदरसा मेरी आंखों के सामने बनाया गया। जैसा कि मैं जानता हूँ, ये मदरसा 1857 की हार के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया था। दारुल उलूम के स्टूडेंट मुफ्ती शफी उस्मानी, जिन्हें पाकिस्तान के मुफ्ती आजम का खिताब हासिल है, उन्होंने कहा था कि दारुल उलूम का मुख्य उद्देश्य लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली की कोशिशों को नाकाम करना था और ऐसे साहसी उलमा तैयार करना था जो न केवल धर्म को बचा सके बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें, ताकि जब भी मुसलमानों को उपनिवेशी शासन से आज़ादी मिले वे इस्लामी शिक्षाओं को उनकी मूल और वास्तविक हालत में पा सकें। दारुल उलूम देवबंद मदरसे ने आगे चलकर पूरे देश में मदरसों की एक नेटवर्क की नींव रखी। इस मॉडल पर सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली और दूसरे शहरों में नए मदरसे बनाए गए। साउथ इंडिया में भी कई मदरसे इसी से एफिलिएटेड हैं। देवबंदी यानी कि यहाँ के ग्रेजुएट्स ने इस मॉडल को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और अरब देशों तक फैलाया। देवबंद से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान भी कुछ ऐसे ही रिफॉर्म में जुटे थे, लेकिन उनकी सोच मौलाना नानतवी से अलग थी। दोनों ही दिल्ली कॉलेज में साथ पढ़े, लेकिन विचारधारा अलग। सर सैयद ने ब्रिटिश शासन के मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया। वो अंग्रेजी अधिकारियों के करीब थे, बदले में उन्हें सरकारी पद और पेंशन भी मिली। आगे चलकर उन्होंने मुरादाबाद में मदरसे की स्थापना, गाजीपुर में हिंद मुस्लिम स्कूल जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी, और साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत की। सर सैयद यूरोपीय यूनिवर्सिटी से प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि मुसलमानों को अपनी बेहतरी के लिए मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना जरूरी है। उन्होंने दिल्ली कॉलेज से अंग्रेजी फैकल्टी को अलीगढ़ लाने का काम किया और मदरसतुल उलूम का उद्घाटन किया। यही मदरसा आगे चलकर कॉलेज बना और 1920 में यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मोहम्मदुल्लाह खलीली कासमी ने अपनी किताब में लिखा है, शुरुआती दौर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मॉडर्न मदरसा था, लेकिन अब इसे मदरसों की लिस्ट में नहीं गिना जा सकता। AMU 1857 की क्रांति की देन है, जिसने मुसलमानों की शिक्षा की दिशा तय की, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के पक्ष में रही, जबकि मदरसों की स्थापना विदेशी सरकार को देश से बाहर निकालने के लिए की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में उसी तर्ज पर की गई, लेकिन ये भी मॉडर्न सरकारी संस्थानों में मिल गया। स्कॉलर और इतिहासकार हकीम सैयद अब्दुल हई ने भारत में इस्लामी शिक्षा के विकास को 4 अलग अलग चरणों में डिवाइड किया है। इन चारों फेज में अलग अलग करिकुलम देखने को मिलेंगे। साथ ही बदलते वक्त के साथ जरूरतों के मुताबिक कई सब्जेक्ट्स जोड़े और घटाए भी गए हैं। फिलहाल पूरे भारत में 4 तरह के इस्लामी संस्थान हैं, हर उम्र के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन के साथ, और इस कोर्स के फीचर्स भी इसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। मकतब, मदरसा, जामिया और दारुल कुरान। मदरसों के सिलेबस में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। मॉडर्न सब्जेक्ट्स को मदरसा एजुकेशन में शामिल करने को लेकर मतभेद छिपा नहीं है। हालांकि दारुल उलूम देवबंद और दिल्ली का मार्कजुल मुआरिफ इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चुनौती ये भी है कि मदरसों पर कुछ गैर कानूनी कामों को समर्थन देने का आरोप लगा है।
जो सुधार और मुख्यधारा में शामिल होने की प्रक्रिया में बाधा है। मदरसों के इतिहास और स्वरूप पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। आज की तारीख में बस इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा था हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। आप देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।